नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विवेक पंडित और आप सुन रहे हैं क्राइम स्टोरी बाय विवेक। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी सच्ची कहानी जो आपके दिल को दहला देगी और दिमाग को झकझोर देगी। भोपाल की एक सर्द रात, एक आधी जली लाश और एक ऐसा विश्वासघात जो प्यार और दोस्ती के दो खूबसूरत रिश्तों को तार तार कर देता है। यह कहानी प्यार, धोखे और खून की दास्तान है जो आपको सिहरन से भर देगी। क्या आप तैयार हैं इस सस्पेंस से भरे सफर में डूबने के लिए? तो अंत तक बने रहिए, क्योंकि यह कहानी आपकी जिंदगी बदल सकती है। 11 नवंबर 2013 की रात, भोपाल का बनखेड़ी पठानी इलाका। रात का सन्नाटा अपने चरम पर था। सड़कें सुनसान थी और ठंडी हवा में एक अजीब सी सिहरन थी। आसपास के घरों की बत्तियां बुझ चुकी थीं और सड़कों पर सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स की मध्यम रोशनी बिखरी हुई थी। इस वीरानी में भोपाल पुलिस कंट्रोल रूम में एक फोन कॉल ने सन्नाटे को तोड़ा। कॉल करने वाले की आवाज कांप रही थी, जैसे वह किसी भयानक दृश्य का गवाह बन चुका हो। साहब, जल्दी से बनखेड़ी पठानी आइए, यहाँ कुछ गिरा हुआ है, कुछ ठीक नहीं लग रहा। कॉलर ने ज्यादा कुछ नहीं बताया। उसकी आवाज में डर और घबराहट थी, जो पुलिस को तुरंत हरकत में ले आई। कुछ ही मिनटों में पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाती हुई उस सुनसान इलाके में पहुंच गईं। टार्च की रोशनी में पुलिस वालों ने आसपास का मुआयना शुरू किया। उनकी नजरें सड़क किनारे एक खंडहर के पास पड़ी, जहां कुछ असामान्य दिख रहा था। जैसे ही वे करीब गए, उनके होश उड़ गए। वहां एक लाश पड़ी थी, आधी जली हुई। लाश का ऊपरी हिस्सा, सिर, चेहरा और धड़ पूरी तरह जल चुका था। त्वचा और मांस इस कदर जल गए थे कि उसकी पहचान करना नामुमकिन था। लेकिन लाश का निचला हिस्सा, यानी कमर से नीचे का हिस्सा, आग से बचा हुआ था। पैंट, जूते और कपड़े अभी भी पहचाने जा सकते थे। यह साफ था कि किसी ने इस लाश को जलाने की कोशिश की थी, ताकि उसकी पहचान मिटाई जा सके। लेकिन जल्दीबाजी में कातिल ने एक बड़ी गलती कर दी थी। लाश पूरी तरह नहीं जली। सीनियर इंस्पेक्टर राजेश ठाकुर, जो इस केस के इंचार्ज थे, ने अपनी टीम को तुरंत काम पर लगाया। हर छोटी बड़ी चीज को ध्यान से देखो, उन्होंने आदेश दिया। हमें कोई न कोई सुराग जरूर मिलेगा। पुलिस ने लाश के आसपास तलाशी शुरू की। वहां एक कैन पड़ी थी, जिसमें पेट्रोल या डीजल की गंध आ रही थी। साथ में एक माचिस और एक लाइटर भी जमीन पर बिखरे पड़े थे। यह साफ था कि इन चीजों का इस्तेमाल लाश को जलाने के लिए किया गया था। इंस्पेक्टर ठाकुर ने अपनी टीम से कहा, यह कोई साधारण हत्या नहीं है, यह एक सुनियोजित साजिश है। कातिल ने सोचा था कि वह लाश को जलाकर सबूत मिटा देगा, लेकिन उसकी जल्दीबाजी ने उसे पकड़वा दिया। हमें अब इस लाश की पहचान करनी है और यह पता लगाना है कि यह सब किसने किया। पुलिस ने लाश की तलाशी शुरू की। निचले हिस्से की पैंट की जेब में कुछ सामान बरामद हुआ। 4,000 रुपए नगद और एक गैस कंपनी की स्लिप। यह स्लिप उस गैस सिलेंडर की थी जो किसी ग्राहक के नाम रजिस्टर्ड थी। स्लिप पर एक पता और नाम लिखा था, मनीष तख्तानी, पंचवटी कॉलोनी, भोपाल। यह पुलिस के लिए पहला बड़ा सुराग था। रात के 2 बजे थे, लेकिन इंस्पेक्टर ठाकुर ने समय न गंवाने का फैसला किया। उन्होंने गैस कंपनी के मालिक रमेश गुप्ता को फोन किया। यह इमरजेंसी है, उन्होंने कहा, हमें इस स्लिप की डिटेल्स चाहिए। रमेश गुप्ता नींद से जागकर अपनी दुकान पर पहुंचा। उसने स्लिप देखते ही कहा, यह मनीष तख्तानी की स्लिप है। उनका पता पंचवटी कॉलोनी में है। मैं आपको पूरा पता दे देता हूँ। उसने एक कागज पर मनीष का पूरा पता लिखकर पुलिस को दे दिया। पुलिस ने उस पते को नोट किया। रात का समय होने की वजह से उन्होंने सुबह तक का इंतजार करने का फैसला किया, लेकिन इंस्पेक्टर ठाकुर का दिमाग उस स्लिप और लाश के बीच कनेक्शन जोड़ने में लगा था। क्या यह लाश मनीष तख्तानी की थी? और अगर हाँ, तो उसे इतनी बेरहमी से क्यों मारा गया? उन्होंने अपनी टीम को निर्देश दिए, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो, आसपास के सीसीटीवी फुटेज चेक करो और इस इलाके में रात को घूमने वाले लोगों से पूछताछ करो। हमें हर हाल में यह पता लगाना है कि यह लाश किसकी है और इसे यहाँ तक कौन लाया। सुबह होते ही पुलिस पंचवटी कॉलोनी में मनीष तख्तानी के घर पहुंची। यह एक शानदार बंगला था,
जिसके सामने हरा भरा लॉन और गेट पर एक नेम प्लेट थी जिस पर लिखा था तख्तानी निवास। दरवाजा खटखटाने पर एक अधेड़ उम्र की महिला बाहर आई। उनके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें थीं। उनके पीछे एक बुजुर्ग पुरुष और कुछ अन्य रिश्तेदार भी दिखे। इंस्पेक्टर ठाकुर ने सावधानी से सवाल किया, मैडम, क्या इस घर में कोई गायब है? कोई ऐसा शख्स जो कल रात से नहीं लौटा? महिला, जो मनीष की मां थी, ने तुरंत जवाब दिया, हाँ, मेरा बेटा मनीष। वो कल रात से घर नहीं आया। उसका फोन स्विच ऑफ है। हम तो पुलिस स्टेशन जाने की तैयारी कर रहे थे, उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने। पुलिस ने परिवार को वह दुखद खबर सुनाई। इंस्पेक्टर ठाकुर ने कहा, हमें बनखेड़ी पठानी में एक लाश मिली है। हमें शक है कि वह मनीष की हो सकती है। उन्होंने लाश की कुछ तस्वीरें दिखाई जो निचले हिस्से की थीं। मनीष की मां ने तस्वीरें देखते ही चीख मार कर रोना शुरू कर दिया। यह मेरे मनीष के कपड़े हैं। ये वही जूते हैं जो उसने कल पहने थे। मनीष के पिता ने भी तस्वीरें देखी और सिर झुकाकर चुप हो गए। परिवार सदमे में डूब गया। मनीष की मां फूट फूट कर रोने लगी और उनके पिता एक कोने में बैठकर सिसकने लगे। मनीष एक सफल बिजनेसमैन था। वह 32 साल का था और प्लाईवुड के कारोबार में था। उसने अच्छा खासा पैसा कमाया था और हाल ही में यह बंगला बनवाया था। उसकी फैमिली में माँ, पिता, पत्नी सपना और उनकी 5 साल की बेटी थी। उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, पैसा, परिवार और रुतबा। फिर ऐसा क्या हुआ कि उसकी जिंदगी इतनी दर्दनाक तरीके से खत्म हो गई? पुलिस ने परिवार से पूछताछ शुरू की। इंस्पेक्टर ठाकुर ने मनीष के पिता से पूछा, क्या मनीष की किसी से दुश्मनी थी? कोई बिजनेस राइवल, कोई ऐसा शख्स जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहता हो? मनीष के पिता ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मनीष का किसी से कोई झगड़ा नहीं था। उसका बिजनेस अच्छा चल रहा था। इलाके में उसका कोई प्रतिद्वंदी भी नहीं था। वह सबसे अच्छे से पेश आता था। मनीष की मां ने भी यही बात दोहराई। मेरा बेटा बहुत सीधा था। उसे कोई तनाव भी नहीं था। उसकी जिंदगी में सब कुछ परफेक्ट था। वह अपनी पत्नी और बेटी से बहुत प्यार करता था। पुलिस ने मनीष की पत्नी सपना के बारे में पूछा। मनीष की मां ने बताया, सपना कुछ दिन पहले अपने मायके खंडवा चली गई थी। उसने कहा था कि उसे कुछ समय अकेले चाहिए। मनीष को भी इससे कोई दिक्कत नहीं थी। वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। पुलिस को कोई ठोस सुराग नहीं मिल रहा था, लेकिन इंस्पेक्टर ठाकुर ने फैसला किया कि वे मनीष के फोन की कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकालेंगे, साथ ही उसकी आखिरी लोकेशन भी ट्रेस करेंगे। पुलिस ने टेलीकॉम कंपनी से संपर्क किया और मनीष के फोन की डिटेल्स मांगी। इस बीच उन्होंने उसकी लाइव लोकेशन चेक करने का काम शुरू किया। कुछ ही घंटों में एक अहम जानकारी सामने आई। मनीष का फोन आखिरी बार कस्तूरबा नगर में स्विच ऑफ हुआ था। यह बनखेड़ी पठानी से कुछ किलोमीटर दूर था। पुलिस तुरंत कस्तूरबा नगर पहुंची। वहां उन्हें एक गाड़ी सड़क किनारे खड़ी मिली। गाड़ी का नंबर चेक करने पर पता चला कि यह मनीष की थी। पुलिस ने गाड़ी खोली तो उनके होश उड़ गए। ड्राइवर सीट पर खून के धब्बे थे। स्टीयरिंग व्हील, गियर और फ्लोर मैट पर भी खून बिखरा हुआ था। यह साफ था कि मनीष की हत्या इसी गाड़ी में हुई थी। पुलिस ने खून के सैंपल लैब में भेजे, साथ ही गाड़ी को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया। कुछ घंटों बाद लैब की रिपोर्ट ने पुष्टि कर दी, यह खून मनीष का ही था। अब यह साफ था कि मनीष को पहले गाड़ी में मारा गया, फिर उसकी लाश को बनखेड़ी पठानी ले जाकर जलाने की कोशिश की गई। इंस्पेक्टर ठाकुर ने अपनी टीम से कहा, कातिल ने सोचा था कि वह लाश को जलाकर सबूत मिटा देगा, लेकिन उसकी जल्दीबाजी ने उसे पकड़वा दिया। अब हमें बस यह पता लगाना है कि यह सब किसने किया। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज चेक किए, लेकिन उस सुनसान इलाके में कोई कैमरा नहीं था। फिर भी पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की। एक स्थानीय रात के चौकीदार ने बताया कि उसने रात को एक गाड़ी को तेजी से आते और जाते देखा था, लेकिन वह नंबर नहीं देख पाया। पुलिस हेडक्वार्टर वापस लौटी और मनीष के सीडीआर का इंतजार करने लगी। जैसे ही कॉल रिकॉर्ड्स आए, पुलिस की नजर एक नंबर पर अटक गई। यह नंबर बार बार मनीष को कॉल कर रहा था और सबसे चौंकाने वाली बात, मनीष के फोन के स्विच ऑफ होने से ठीक पहले आखिरी कॉल इसी नंबर से आई थी। पुलिस ने उस नंबर की जांच शुरू की। कुछ ही देर में एक हैरान करने वाला खुलासा हुआ।
यह नंबर मनीष की पत्नी सपना तख्तानी के नाम पर रजिस्टर्ड था। इंस्पेक्टर ठाकुर को यकीन नहीं हुआ। क्या मनीष की पत्नी इस हत्या में शामिल थी? उन्होंने अपनी टीम से कहा, यह केस अब और पेचीदा हो गया है। हमें सपना से तुरंत पूछताछ करनी होगी, लेकिन सावधानी से। अगर वह शामिल है तो वह बहुत शातिर है। पुलिस तुरंत खंडवा पहुंची, जहां सपना अपने मायके में थी। उसे भोपाल लाकर थाने में पूछताछ शुरू की गई। सपना एक खूबसूरत 28 साल की महिला थी, जिसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, लेकिन उसकी आंखों में घबराहट साफ दिख रही थी। इंस्पेक्टर ठाकुर ने सवाल शुरू किए, सपना, तुम मनीष से आखिरी बार कब मिली थी? सपना ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं कुछ दिन पहले खंडवा चली गई थी। मनीष से मेरा छोटा सा झगड़ा हुआ था। मुझे कुछ समय अकेले चाहिए था। तुमने उसे आखिरी बार कब फोन किया? मैंने उसे कई दिन से फोन नहीं किया, सपना ने झटके से जवाब दिया। लेकिन इंस्पेक्टर ठाकुर ने सीडीआर की कॉपी उसके सामने रख दी। यह नंबर तुम्हारे नाम पर रजिस्टर्ड है और यह मनीष के फोन में आखिरी कॉल थी। सच बोलो सपना। सपना की सांसें तेज हो गई। उसने अपनी नजरें नीची कर ली। पुलिस को उसकी बॉडी लैंग्वेज से शक हो गया। इंस्पेक्टर ठाकुर ने थोड़ी सख्ती दिखाई, सपना, अगर तुमने सच नहीं बताया तो बात और बिगड़ेगी। हमें सबूत मिल चुके हैं। सपना टूट गई। उसने आंसुओं के बीच एक नाम लिया, हर्षप्रीत सालूजा। हर्षप्रीत सालूजा को पुलिस ने तुरंत हिरासत में लिया। वह एक 30 साल का नौजवान था, जिसका व्यक्तित्व आकर्षक था। उसका बिंदास अंदाज और हंसमुख स्वभाव उसे सबका पसंदीदा बनाता था। पूछताछ में उसने सारा सच उगल दिया। उसकी कहानी इतनी भयानक थी कि सुनने वाले की रूह कांप जाए। हर्षप्रीत और मनीष बचपन के दोस्त थे। दोनों भोपाल के ईदगाह इलाके में पड़ोसी हुआ करते थे। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि वे एक दूसरे के घर आया जाया करते थे। दोनों की फैमिली भी एक दूसरे को अच्छे से जानती थी। मनीष की शादी से पहले उसने पंचवटी कॉलोनी में नया घर बनवाया और हर्षप्रीत की फैमिली अवधपुरी शिफ्ट हो गई, लेकिन उनकी दोस्ती बरकरार रही। 2007 में मनीष की शादी सपना से हुई। शादी के बाद हर्षप्रीत मनीष के घर आता जाता रहा। धीरे धीरे वह सपना के साथ भी घुलने मिलने लगा। शुरुआत में यह सब सामान्य था। हर्षप्रीत का स्वभाव बिंदास था और वह सबके साथ हंसी मजाक करता था। मनीष को भी इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि वह हर्षप्रीत पर आंख मूंद कर भरोसा करता था। लेकिन मनीष को क्या पता था कि उसका सबसे करीबी दोस्त और उसकी पत्नी के बीच एक खतरनाक रिश्ता पनप रहा था। सपना और हर्षप्रीत की नजदीकियां बढ़ने लगीं। शुरुआत में यह सिर्फ हल्का फुल्का मजाक था। हर्षप्रीत सपना के साथ हंसता खिलखिलाता और सपना को उसका यह अंदाज पसंद आने लगा। एक दिन मनीष अपने बिजनेस के सिलसिले में बाहर गया था। हर्षप्रीत को पता था कि मनीष देर रात तक नहीं लौटेगा। उसने सपना को फोन किया, सपना, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। घर पर कोई नहीं है ना? सपना ने हंसते हुए कहा, हाँ, कोई नहीं है। मेरी बेटी नानी के घर गई है, तुम आ जाओ। हर्षप्रीत मनीष के घर पहुंचा। सपना ने उसे अंदर बुलाया। दोनों लिविंग रूम में बैठकर बातें करने लगे। हर्षप्रीत का बिंदास अंदाज सपना को हमेशा से पसंद था। वह मनीष से अलग था। मनीष शांत और गंभीर था, जबकि हर्षप्रीत का जोश और बेपरवाही सपना को अपनी ओर खींच रही थी। बातों बातों में हर्षप्रीत ने सपना का हाथ पकड़ा। सपना, तुम बहुत खूबसूरत हो, उसने धीमी आवाज में कहा। सपना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम भी तो कुछ कम नहीं हो हर्ष। उस पल में कुछ ऐसा हुआ जो दोनों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। हर्षप्रीत ने सपना को अपनी बाहों में खींच लिया। सपना ने कोई विरोध नहीं किया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। लिविंग रूम की मध्यम रोशनी में दोनों एक दूसरे के करीब आए। हर्षप्रीत ने सपना के गालों को सहलाया और सपना ने उसकी आंखों में देखते हुए एक गहरी सांस ली। हर्ष, यह गलत है, सपना ने धीरे से कहा, लेकिन उसकी आवाज में कोई दृढ़ता नहीं थी। सपना, जब दिल सही हो तो कुछ गलत नहीं होता, हर्षप्रीत ने जवाब दिया। उस रात दोनों ने अपनी सारी हदें पार कर दी। हर्षप्रीत ने सपना को अपनी बाहों में लिया और दोनों एक दूसरे में खो गए। लिविंग रूम का सोफा उनके इस गुप्त रिश्ते का गवाह बना। हर्षप्रीत ने सपना के कंधों को चूमा और सपना ने उसकी बाहों में खुद को पूरी तरह समर्पित कर दिया। उस रात समय जैसे थम सा गया था। यह मुलाकात सिर्फ एक रात की बात नहीं थी,
इसके बाद सपना और हर्षप्रीत की मुलाकातें बार बार होने लगी। जब भी मनीष घर पर नहीं होता, हर्षप्रीत सपना से मिलने आता। कभी वे मनीष के घर में मिलते तो कभी भोपाल के बाहरी इलाके में किसी छोटे से होटल में। एक बार दोनों एक सुनसान होटल में मिले। होटल का कमरा बहुत छोटा था, लेकिन उस रात वहां का माहौल गर्म था। सपना ने हर्षप्रीत को गले लगाया और कहा, हर्ष, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। हर्षप्रीत ने उसकी आंखों में देखा और कहा, सपना, मैं भी तुम्हारे बिना अधूरा हूं। उस रात दोनों ने फिर से अपनी सारी सीमाएं लांघ दी। होटल के कमरे में बिछी सफेद चादरों के बीच दोनों एक दूसरे में खो गए। हर्षप्रीत ने सपना के बालों को सहलाया और सपना ने उसकी छाती पर सिर रखकर एक गहरी सांस ली। यह रिश्ता अब सिर्फ प्यार तक सीमित नहीं था, यह एक जुनून बन चुका था। सपना को हर्षप्रीत का बिंदास अंदाज बहुत पसंद था। मनीष एक शांत और गंभीर इंसान था। वह अपने बिजनेस और परिवार में व्यस्त रहता था, लेकिन हर्षप्रीत का जोश, उसकी बेपरवाही और उसका रोमांटिक अंदाज सपना को अपनी ओर खींच रहा था। 2013 तक सपना और हर्षप्रीत का रिश्ता इतना गहरा हो चुका था कि वे एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते थे, लेकिन मनीष उनके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट था। एक रात जब दोनों एक होटल में मिले, सपना ने हर्षप्रीत से कहा, हर्ष, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहती हूँ, लेकिन मनीष के रहते यह मुमकिन नहीं है। हर्षप्रीत ने सपना की आंखों में देखा और कहा, तो फिर हमें कुछ करना होगा। सपना ने धीमी आवाज में जवाब दिया, अगर मनीष नहीं रहेगा तो कोई हमें रोक नहीं पाएगा। मैं एक विधवा बन जाऊंगी और कुछ समय बाद हम शादी कर लेंगे। कोई सवाल नहीं करेगा। हर्षप्रीत ने सपना की बात मान ली। दोनों ने मिलकर एक खौफनाक साजिश रची। सपना ने सबसे पहले खंडवा जाने का बहाना बनाया। उसने मनीष को बताया कि वह अपने मायके जा रही है, क्योंकि उसे कुछ समय अकेले चाहिए। मनीष को इस बात पर शक नहीं हुआ। सपना ने हर्षप्रीत के साथ मिलकर एक नया फोन नंबर लिया जो उसके नाम पर रजिस्टर्ड था। इस नंबर से वह मनीष को कॉल करती थी ताकि उसकी लोकेशन ट्रेस न हो सके। 11 नवंबर 2013 की शाम को सपना ने मनीष को फोन किया। मनीष, हमें बात करनी है। मैं कस्तूरबा नगर में हूँ, तुम यहाँ आ जाओ। मनीष, जो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, बिना कुछ सोचे कस्तूरबा नगर के लिए निकल पड़ा। कस्तूरबा नगर में सन्नाटा था। रात गहरा चुकी थी। सपना और हर्षप्रीत पहले से ही वहां मनीष का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही मनीष अपनी गाड़ी से उतरा, हर्षप्रीत ने उस पर हमला कर दिया। उसने पहले मनीष के सिर पर गोली मारी, फिर उसके पेट में। मनीष को संभलने का मौका नहीं मिला और वह वहीं ढेर हो गया। हर्षप्रीत ने मनीष की लाश को गाड़ी में डाला और बनखेड़ी पठानी की ओर चल पड़ा। वहां एक सुनसान खंडहर के पास उसने लाश को फेंक दिया। उसने पहले से ही डीजल की कैन तैयार रखी थी। उसने मनीष की लाश पर डीजल उड़ेला और आग लगा दी, लेकिन जल्दीबाजी में उसने सिर्फ ऊपरी हिस्से पर ही डीजल डाला, जिसके कारण लाश पूरी तरह नहीं जली। हर्षप्रीत ने गाड़ी को वापस कस्तूरबा नगर छोड़ दिया और सपना से फोन पर बात करते हुए घर लौट गया। उसने सपना को बताया कि उसने मनीष को मार दिया है और लाश को जला दिया है। दोनों को लग रहा था कि उनका प्लान कामयाब हो गया, लेकिन हर्षप्रीत और सपना ने पुलिस की चालाकी को कम आंका। पुलिस ने न सिर्फ लाश की पहचान कर ली, बल्कि गाड़ी और कॉल रिकॉर्ड्स के जरिए कातिलों तक पहुंच गई। सपना और हर्षप्रीत को 2013 में ही गिरफ्तार कर लिया गया। केस की सुनवाई कई सालों तक चली। पुलिस ने मजबूत सबूत जुटाए थे। गैस सिलेंडर के स्लिप, मनीष की गाड़ी में खून के निशान, सीडीआर और सपना व हर्षप्रीत का कबूलनामा। अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में दलील दी कि यह एक सुनियोजित हत्या थी, जिसमें सपना ने मनीष को लालच देकर कस्तूरबा नगर बुलाया और हर्षप्रीत ने उसे गोली मार दी। वकीलों ने सपना और हर्षप्रीत की ओर से बचाव की कोशिश की। सपना के वकील ने दावा किया कि वह निर्दोष थी और हर्षप्रीत ने उसे ब्लैकमेल किया, लेकिन सपना का कबूलनामा और सीडीआर ने इस दलील को कमजोर कर दिया। हर्षप्रीत के वकील ने कहा कि वह मानसिक तनाव में था, लेकिन फोरेंसिक सबूतों ने उसे उसके अपराध को साबित कर दिया। आखिरकार अगस्त 2016 में कोर्ट ने फैसला सुनाया। सपना और हर्षप्रीत को हत्या और साजिश रचने के लिए उम्र कैद की सजा दी गई। इस कहानी से हमें एक बड़ी सीख मिलती है। विश्वास कीमती है, लेकिन इसे आंख मूंद कर नहीं करना चाहिए। मनीष ने अपनी पत्नी और दोस्त पर भरोसा किया,
लेकिन उसे क्या पता था कि ये दोनों उसकी जिंदगी का अंत कर देंगे। आज के समय में रिश्तों में पारदर्शिता और सतर्कता बहुत जरूरी है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। क्राइम स्टोरी बाय विवेक को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही सस्पेंस से भरी कहानियां मिलती रहें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक सावधान रहें, सुरक्षित रहें और सतर्क रहें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।